बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और वो 9 बजे, बल्कि सैयद रशीद साहब जो है वो तकरीबन 9:15 यहाँ पे मौजूद थे और इस वक्त 7:12 हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पे फुल कोर्ट जो समाअत थी, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की, उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं उन पर समाअत थी, वो समाअत थोड़ी देर पहले ख़त्म हुई है। उसमें कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। अब 3 अक्टूबर तक मामला चला गया है। फुल कोर्ट 3 अक्टूबर को दोबारा बैठेगी। एक इंटरनल और आर्जी अरेंजमेंट जो जस्टिस काजी फाइज हैं उन्होंने ये किया है कि वो क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की वजह से किसी बेंच में नहीं बैठे अप्रैल से लेकर आज तक, तो अभी उन्होंने ये किया है उसमें अरेंजमेंट के वो जो सीनियर 2 जजेस हैं जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस सरदार तारिक, उनसे मुशावरत करके बेंचेस बनाएंगे। तो वो उन्होंने ओपन कोर्ट में उनकी रजामंदी भी ली, उन्होंने रजामंदी का इजहार किया, उन्होंने ऑर्डर में भी लिखवा दिया और उसके बाद अब 3 अक्टूबर को समाअत होगी। आज की जो समाअत थी वो बड़ी हिस्टोरिकल भी थी। बहुत सारे सवालात दिन भर जो है लोगों ने भी देखे, उसको हम उसका खुलासा आपके सामने हम रखेंगे। एक हम एंगल डिस्कस करेंगे, वो है लाइव स्ट्रीमिंग, बराह रास्त अदालती कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली दफ़ा बाकायदा PTV पर दिखाई गई। इस एंगल को हम अलग डिस्कस करते हैं और उसके बाद ओवरऑल जो समाअत हुई उस समाअत से मुतल्लिक जो है वो हम बात करेंगे। सैयद रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूरा दिन इन्होंने इस केस को कवर किया। सैयद रशीद साहब, सबसे पहले तो जो लाइव स्ट्रीमिंग है, अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का जो मामला है, आज दिन भर पाकिस्तान में और दुनिया भर में जहाँ पे भी पाकिस्तानी देखना चाह रहे थे उनको एक्सेस थी, इजी एक्सेस थी। जजेस को सुने, वकला को सुने, हो क्या रहा है सारे मामला, तो इस पे आप क्या कहेंगे? साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ वाजे करूं कि आपको पता है कि हम लोग काफ़ी अरसे से इस चीज़ के हामी थे कि लाइव स्ट्रीमिंग या लोगों को ओपन कोर्ट हियरिंग की एक्सेस होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन आज के दिन के बाद जो मैंने ऑब्जर्व किया या चीज़ें देखी है कि बाकी दुनिया से हम लोग अभी थोड़े मुख्तलिफ हैं। ठीक है। एक्सेस होने का मतलब ये है कि एक चीज लाइव स्ट्रीम कहीं मौजूद हो, जो देखना चाहे, जिससे रेलिवेंट है वो देखे। ठीक है। पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम लोगों ने ये किया कि दिन को अनइंटरप्टेड नॉन स्टॉप एक केस की हियरिंग दिखाई है। दिन को कि ये हमारे मफाद, ये बिल्कुल मुफाद हम का केस नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस चीफ जस्टिस ने अपनी स्वाबदीद से बनाने या 2 सीनियर जजों से मुशावरत करके बनाने, ये सिर्फ इतना केस है। ठीक है। उसके ऊपर पूरा दिन पूरी कौम एक ट्रक की बत्ती के पीछे, मैं कहूंगा कि टीवी के सामने बैठ के गुजारे। ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है मुफाद अमा का सबसे बड़ा नुकसान ये है। महंगाई की चक्की में पिसते लोग अगर सारा दिन ये समझेंगे कि हमने ये केस हमारा जो है वो सारा कुछ है, इससे हमारा मसीहा जो है ये केस है, तो इशू सबसे बड़ा ये केस है। ये करके दिखाया जाए कि आपका मामला सारा ये आपने ये देखना है, तो वो गलत है। ओपन कोर्ट होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट जी लगा, तो हमने सबसे ज्यादा हमायत की थी और उसके बाद नए आने वाले चीफ जस्टिस से भी हमने कहा था कि ये आप लोगों के लिए करें, बड़ा जरूरी है कि लोग, और आपको पता है इंडिया की एक हाई कोर्ट की हम चीजें देखते भी रहते हैं, वो होता है कि लाइव स्ट्रीम का एक लिंक दस्तयाब होता है, जो देखना चाहे तो देख ले। ये पूरा दिन जो चला है इसके ऊपर बीइंग मतलब मीडिया स्टूडेंट, मैं एक डिफरेंट आज मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ये मैं आपको शुरू में ठीक है इसलिए थोड़ा सा वाजे करना लाजमी था। अदरवाइज तारीखी मौका था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से तो ये नहीं सोचा था कि आगे इसका हाल ये होगा सारा दिन। उन्होंने एक एक्सेस दी थी कि अगर जो कोई देखना चाहे तो देख लेगा। आप ये कह रहे हैं सुहेल साहब के जो हमारे चैनल्स हैं, चैनल्स को जो चला रहे होते हैं, मतलब CNR, तो वहां पर जो बैठे हुए फैसला साज थे चैनल्स के, उनको समझ ही नहीं आई कि ये सारी चीजें पूरे अनइंटरप्टेड चलानी है या हेडलाइन में आप फुटेज चला लें, किसी टाइम आप कट कर लें, आपको जहाँ पे कोई अच्छा मुकालमा हुआ है आप उसको लग करके रखें, दिखाएं। सारा दिन एक चीज मैं कहता हूँ मैक्सिमम आज क्या होता है, आज मैक्सिमम ये होता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को उसके बहाल कर दिया जाता है, या मंजूर या मतलब खारिज हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। देन क्या पब्लिक का क्या है इसमें? आज के अब एंड ऑफ द डे में पूछता हूँ कि क्या असल वसूल है उस पब्लिक का, जिसका आपने उनकी चीजें दिखानी है लोगों को कि लोग इस वक्त गुर्बत में कैसे पिसे हुए हैं। कल पेट्रोल सबसे बड़ा इशू था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चले जेन्युइन चीज एक डिस्कस तो हो रही है, माना मुश्किलात है मुल्क में, लेकिन उनका एक कोई वे फॉरवर्ड निकलेगा, कोई एक बयानिया बनेगा। आज एक डिफरेंट चीज थी, तो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर के लिए ज़ाहिर चीजें चलती हैं तो ठीक होती हैं। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट भी उस तरफ ही जाएगी कि एक लिंक मौजूद हो
और जिसने देखना है देख ले, कोई अहम केस हो तो आप कट कर लें। कि मैं कहता हूँ जी कि आप एक प्राइम मिनिस्टर का केस लग गया है, वो यहाँ पे आए हुए हैं, आप कट कर लें, देखें, लोगों के इंटरेस्ट की बात है। लेकिन सारा दिन जो टेक्निकल लैंग्वेज में बात हो रही थी वो पब्लिक इंटरेस्ट में उस तरह से वो नहीं होती, उसको इतनी ज्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए। अच्छा सुहेल रशीद साहब, मेरा एक और बड़ा सवाल है कि बतौर कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब को या मुझे क्या खतरा है कि अब हमारी जरूरत खत्म हो जाएगी? हरगिज़ कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर की जरूरत हर हाल में रहनी है। ये बिल्कुल वैसे कि जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लाइव हो रही होती है जी, पॉलिटिकल पार्टीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जलसे करते हैं, वहां पे लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है, लेकिन रिपोर्टर उनका बहरहाल मौजूद होता है। रिपोर्टर ने जो चीजें रिपोर्ट करनी होती हैं वो लाइव स्ट्रीम से नहीं जा पाती। आज भी चैनल्स पे फुटेज तो वो चल रही थी, टिकर्स रिपोर्टर्स के ही चल रहे थे, उन्हें एक पूरा कॉन्टेक्स्ट पता होता है कि किसमें बात हो रही है। तो रिपोर्टर को हाँ ये आसानी हो सकती है, आप कहेंगे वो कमरे अदालत से बाहर मोबाइल लेके किसी टीवी के सामने बैठ के जी जी, बेहतर रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन उसमें भी बीच में इंटरप्शंस होती हैं। तो अंदर बैठ के आपको जिस तरह की एक पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों से आप बात कर रहे होते हैं साथ, वो एक डिफरेंट चीज है। तो हमें कोई इससे खतरा होता तो हमें शुरू में कहा कि हम हाई कोर्ट से लेके इसकी एक हम तरह से कोशिश ही ना जद्दोजहद में करते। शामिल रहे हैं कि बिल्कुल, ये बिल्कुल, कि ये लाइव होना ब्रॉडकास्ट चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए। तो ये चीजें तो हम देखते रहे। अब आते हैं आज की प्रोसीडिंग के ऊपर। आज की कार्रवाई पे प्रोसीडिंग आज की एक लेंथी काफी तवील प्रोसीडिंग थी और उसमें फ्रीकियन को सुना गया और अभी शाम तक अच्छा ये एक राय ये थी कि आज फैसला होगा इस केस का, ठीक है, लेकिन इन पे वे फॉरवर्ड निकाला गया है। ठीक है, अंदर बाज लोग कह रहे थे कि नजरिया जरूरत, मैं वो नहीं कहूंगा, नजरिया जरूरत नहीं है, वे फॉरवर्ड निकाला गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर यही कहता है ना कि आप 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच बनाए। जी जी, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने दोनों से बात की, तो उन्होंने दोनों ने कहा जी आप कानून कोई ना भी हो तो आप हमसे मुशावरत करें, हम हाजिर हैं, हाँ आप बेंच हमारी मुशावरत से तश्कील दें, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। बिल्कुल ठीक, तो उन्होंने कहा जी बस ये मेरा तो असूल ये था। अब चीफ जस्टिस काजी फायद साहब अप्रैल से केस नहीं सुन रहे थे जब वो अभी चीफ जस्टिस नहीं थे, कि जी इस के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब स्टे ऑर्डर जो है वो कहीं गायब सा हो गया है, वो जो दिया था वो भी बरकरार रहेगा, लेकिन मुशावरत चूंकि ये होगी तो बेंचों की तश्कील उनके लिए कंफर्टेबल है कि मैंने मुशावरत से बनाई है। कल अगर प्रैक्टिस बरकरार हो जाता है तो उसमें यह है कि कोई मसला नहीं आएगा कि बेंच मुशावरत से नहीं बने थे। लेकिन इसके ऊपर मुझे एक और चीज इसमें रिलेट करना बड़ा जरूरी है, वो है वफाकी हुकूमत का अटॉर्नी जनरल का सुप्रीम कोर्ट में मौकफ। ठीक है, सारे लोग सवाल ये उठा रहे थे, जस्टिस मंसूर अली शाह अपने इख्तिलाफी नोट में भी ये पॉइंट आउट कर रहे थे जब नैब तरामीम का केस चल रहा था कि 184(3) के तहत केस आया हुआ है और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कहता है कि 184(3) के जो केसेस हैं उनको सुनने के लिए मुशावरत से बेंच बनाना जरूरी है। तो आपने उसके मुताबिक ये बेंच तश्कील नहीं दिया हुआ, तो ऐसा होगा कि जब कल अगर वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस जो एक्ट जो है वो रिस्टोर हो जाता है तो आप उसके खिलाफ जो बेंच बनाए केस सुन रहे हैं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। यानी नैब तरामीम का फैसला अगर आप दे देंगे तो वो कल को गैर मौसर हो जाएगा। ये जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो भी आवाजें थी सुप्रीम कोर्ट में वो ये कहती थी कि इसलिए आप फुल कोर्ट बनाए। अब आज हुआ ये कि अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा सरदार तारक मंसूर साहब ने कि आप बताएं कि अगर हम इस एक्ट को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को जो ये कहता है कि 2 सीनियर जजों की मुशावरत से बेंच बनेगा उसको हम जब अप्रैल में जारी हुआ था तब से बहाल कर देते हैं, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो 184(3) के इसके खिलाफ बेंच बना के फैसले दे दिए हैं, जिनमें नैब तरामीम का फैसला है, जिनमें रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट है, तो उन फैसलों का मुस्तकबिल क्या होगा? इस सवाल का हम सबको सुबह से बेचैनी से इंतजार था। जब ये सवाल हुआ तो सारे लोग ने एकदम चौकन्ने हो गए कि अब इसका जवाब, अटॉर्नी जनरल साहब का जवाब जो है ना वो थोड़ा सा हैरान कौन था। उन्होंने कहा जी कि वो जो हो चुके हैं वो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शंस हैं और वो अब बस हो चुके हैं फैसले, उन पे हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फैसले वैसे ही रहेंगे, नैब तरामीम कलदम ही रहेंगी। अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वो हो भी जाता है तो नैब तरामीम के खिलाफ हाँ अपील आएगी, उसमें फिर टाइम लगेगा। ये फेडरल गवर्नमेंट ने ये फेडरल गवर्नमेंट ने स्टांस लिया है। तो आज की मेरी जो पिक है उसमें कि इस सारी आज की कार्रवाई के बाद जो समझा जा रहा था कि नैब तरामीम का जो फैसला है वो गैर मुस्तर हो जाएगा, आज वो गैर मुस्तर नहीं हो रहा। नैब इज हियर टू स्टे विद ऑल द पावर्स। उन्होंने 7 दिन के अंदर अब आपने तमाम रिकॉर्ड मुतलका अदालतों को मुंतकिल कर देना है, क्योंकि इधर तो 2 हफ्ते की डेट पड़ चुकी है जी। और उन्होंने वो केस रिस्टोर कर देना और उसमें भी 3 दिन हो गए हैं, 3-4 दिन हो गए हैं।
चले आज उनको जजमेंट मिल गई होगी ना, हाँ। जुमे को आया था तो हफ्ता इतवार वर्किंग डे नहीं थे, अब आज से उनका वर्किंग डे स्टार्ट हो ठीक हो चुका जाएगा, है, ठीक तो उन्होंने वापस चीजें भेजनी है। अब नैब ने उसमें ऑलरेडी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, तो इधर अब 2 हफ्ते बाद जब केस लगेगा तो क्या तब डिसाइड हो सकेगा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। काफी पार्टीज को सुना जाना है। वो अगर तय नहीं होता या हो भी जाता है तो उसके बाद नैब उसमें फैसले के खिलाफ अपील आएगी, अपील फिक्स होगी, उसको सुना जाएगा, उसका फैसला आएगा। इस दौरान इलेक्शन का मामला जो सबसे जरूरी है वो ज्यादा उसकी गूंज सुनाई दे रही होगी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, और नई असेंबली की बात चल रही होगी, और शायद फिर वो नैब वाला मामला अब नई असेंबली पर जाए जब तक इधर से अपील में फैसला होता। फिलहाल नैब की जो पावर्स हैं वो गैर मुसर नहीं हो रही, वो वापस रिस्टोर हो चुकी हैं, और कोई असेंबली भी मौजूद नहीं है जो उसके खिलाफ कोई मजीद कानून करे। सर साहब, एक सवाल ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का आज पहला दिन था, उन्होंने 15 मेंबर बेंच जो है फुल कोर्ट, उन्होंने आज पहली दफा उनका ये एक्सपीरियंस था, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनका कंडक्ट का तरीकाकार और उनका जो टेम्परामेंट की बहुत बात की जाती है, तो वो उस पे आप जरूर बात करें कि वो कैसा रहा आज। देखें, टेम्परामेंट की बात की तो जाती है, लेकिन टेम्परामेंट हम ये तो नहीं कहेंगे उन्होंने किसी जगह पे लूज किया है, लेकिन वो एक तरह से सुबह से एक कंडक्ट करना चाह रहे थे कोर्ट की कार्रवाई को, जिसमें बार बार उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, और साथ ही जजेस से वो ये चाह रहे थे कि जो सामने खड़ा है वकील वो पहले अपने आर्गूमेंट्स पूरे करें, ठीक, उसके बाद जो सवालात हैं वो हों और उनका जवाब दें। ठीक। तो साथ ही जजेस बार बार जब सवाल करते थे तो हर बार चीफ जस्टिस उन्हें कहते थे वकील को कि आप इसको नोट कर लें, जवाब ना दें अभी, ठीक, बार बार कहते थे। लेकिन बीच में जब उन्होंने खुद एक दो सवाल पूछे तो उन्होंने उसी वक्त यस नो में सवाल का जवाब मांगा। फिर कई वाकये ऐसे भी आए कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज जो है ना वो काफी एक्टिव थे, ठीक, उनका 1-2 जगहों पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के साथ, 1-2 बार चीफ जस्टिस के साथ बाकायदा मुखातब सामने खड़ा वकील होता था, लेकिन आपस में क्रॉस टॉक थी, जिसमें चीफ जस्टिस को कहना पड़ा कि हम यहाँ पे अपनी राय देने नहीं बैठे, हम फैसले में अगर हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो हम लिख देंगे। उसमें यह था कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पार्लियामेंट ने जो ये कानून साजी की है उससे इन्होंने अदलिया को 2 तरह के खतरात होते हैं, एक बैरूनी मुदाखलत का, एक अंदरूनी जो है ना आज़ादी भी चाहिए, तो अंदरूनी आज़ादी को यकीनी बनाया है पार्लियामेंट में। तो मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि ये मैं आपका एहतराम करता हूँ मैं अतर मिनल्ला साहब का, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि अंदरूनी आज़ादी आप किसी और इदारे को दे दें, कि पार्लियामेंट हमारी अंदरूनी आज़ादी कैसे देखेगी, हम अपनी अंदरूनी आज़ादी खुद देखेंगे ना। उन्होंने ये कहा। इनके 1-2 बार इस तरह का तबादला हुआ जुमलों का। चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब एक बार कोई क्वेश्चन कर रहे थे तो उन्होंने टोका, उन्होंने कहा जी ये बार बार बात इस तरफ जा रही है तो मुझे बीच में आना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा जी कि हम कंजक्चर्स पे बात नहीं करते, हम अंदाजों पे बात नहीं करते, तो आप दलाइल जारी रखें। मुनीब अख्तर साहब ने कहा मैं कोई अंदाजों पे बात नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहा हूँ जो कि बड़ा रेलिवेंट है, और फिर उन्होंने अपना सवाल पूछा। फिर एक मौके पे मुनीब अख्तर साहब सवाल कर रहे थे तो दरमियान में उन्होंने टोका, जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने रिमार्क्स दिए और वकील को कहा कि आप दलाइल जारी रखें। तो मुनीब अख्तर साहब ने फिर कहा कि लेट मी फिनिश फर्स्ट, लेट मी कंटिन्यू, अपना उन्होंने क्वेश्चन पूरा किया। क्वेश्चन क्या हो रहा था, जो नजर आ रहा था कि जो इस केस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ जो आवाजें थी बेंच में से, वो ये पूछ रहे थे अटॉर्नी जनरल से जस्टिस आयशा मलिक ने आज सुबह आते ही पहला सवाल एक किया। उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है वो अपील का हक भी देता है, कि आपके खिलाफ जो फैसला आएगा आप अपील करेंगे। तो हम फुल कोर्ट में बैठ गए ये केस सुनने, तो ये जो 9 दरखास्त गुजार हैं ये अपील कहाँ करेंगे? अपील का मामला हो गया, वो उस पर बार बार सवालात आते रहे। पहले तो चीफ जस्टिस कहते रहे कि इन्हें नोट करें, बाद में चीफ जस्टिस ने एक मौके पे इसके फिर एंटी आर्गूमेंट अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा था वक्फे के बाद, उन्होंने कहा कि मैं वक्फे में सोच रहा था कि ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। उन्होंने पहले तो अप्रिशिएट किया इस क्वेश्चन को कि उसका क्या होगा। फिर उन्होंने कहा कि अपील तो करनी होती है जो अग्रीव्ड पर्सन हो, जिसको कोई डैमेज पहुंचा हो किसी फैसले से। तो इस केस में डैमेज किसे पहुंचेगा, तो कौन अग्रीव्ड पर्सन कौन होगा? उन्होंने कहा कि अगर हम ये केस नहीं सुनते 184(3) के तहत, तो 199 के तहत हाई कोर्ट में आप दरखास्त डाल सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो अग्रीव्ड तो पर्सन ही कोई नहीं है, तो कौन अपील करेगा इसमें? उनकी जानिब से ये कहा गया। लेकिन जस्टिस मुसर्रत अली उनकी जानिब से भी जो है वो कहा गया कि आपको नहीं लगता कि इस कानून साजी से चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं उनको थोड़ा सा बिल्कुल बेख्तियार कर दिया गया? तो जस्टिस मुसर्रत अली का समझा जा रहा था कि ये शायद
दूसरी तरफ के दूसरी जजेस तरफ की उसमें हूँ। दूसरी तरफ तो मैं निकल चाहिए, दूसरी राय रखती हूँ। दूसरी different- लेकिन उनकी जानिब से भी इस तरफ का आ गया मामला। इसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन तो थे, जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुसर्रत अली, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ये तमाम वो वाज़ेह थी जिन्होंने बड़ा क्वेश्चन किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को कि ये कैसे किया गया। और जस्टिस इजाजुल हसन बार बार ये पूछते रहे कि आइन जब एक चीज़ की इजाज़त नहीं देता तो सादा कानून साजी से आप कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप रूल्स बना दें, क्या इसके लिए आइनी तरमीम जरूरी नहीं थी। जस्टिस काजी फायज साहब लेकिन इस दौरान बड़े अहम रिमार्क्स भी दिए। उन्होंने कहा कि मसला यह है कि हमारी अना और तकब्बर जो है ना वो बहुत बड़े हो गए हैं हमसे। मान लें कि हमसे माजी में गलतियां हुई हैं, तो हमने मार्शल लॉ को वैलिडेट करने जैसे फैसले दिए हैं, ये मान लें। तो इस पर जस्टिस अतरमुल्लाह ने पूछा कि अपील का हक दिया जा रहा है तो क्या अब जो मार्शल लॉ को वैलिडेट किया जाता रहा उसके खिलाफ भी अपीलें आ सकेंगी। उनका ये क्वेश्चन भी बड़ा अहम था। जस्टिस काजी फायज ईसा ने वक्तन वक्फे से काफी ऐसे रिमार्क्स दिए। रिकॉर्डिंग केस का उन्होंने खास तौर पे हवाला दिया कि हमारे सामने उसकी एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि ये हमालिया की तरह की एक ब्लंडर मिसाल है कि जिसमें एक ब्लंडर हुआ और उसके बाद 6.5 अरब डॉलर या इससे भी ज्यादा मुल्क को नुकसान हुआ। तो चीफ जस्टिस ने एक मौके पे ये कहा कि जो मेरे इख्तियारात हैं, जिसे आप अदलिया की आज़ादी कह रहे हैं, उस ऐसी आज़ादी का मैं क्या करूंगी जिससे कल पाकिस्तान की आज़ादी पे ही हर्फ आए। तो उन्होंने कहा कि मेरे जो ज़ाती इख्तियारात हैं उनको मैं लोगों के कदमों पे सरेंडर करने को तैयार हूँ। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि अगर मुल्क को चलाना है तो मैंने तो अपने इख्तियारात पे सरेंडर कर देने। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी उसके ऊपर कोई ऐसा मामला हो, इतना बड़ा हमला होता, तो हम माजी में 100 मोटो लेते रहे। तो इस कोर्ट ने भी 100 मोटो नहीं लिया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे। उन्होंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब को कहा कि आप कहीं से रुनमा हुए हैं और हमारे आके आपने कहा कि आपने मेरे हक की जंग लड़नी है, तो मैं वजाहत कर दूं कि मैंने आपको वकील नहीं किया और आप मुझे ये इख्तियारात जबरदस्ती देना भी चाहें तो मैं इस तरह के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करूंगा जो कि एक डिक्टेटर की तरह के होते हैं। तो ये वो सारी प्रोसीडिंग थी। लेकिन जब आखिरी वक्फा हुआ शाम के वक्त, जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज को सुना जाना था, तो कोर्ट वापस आई तो बेंच बड़ा हंसता मुस्कुराता था, बड़ा खिला खिला था और उनका अंदाज भी बदला हुआ था। और आते ही जब उन्होंने ख्वाजा तारिक रहीम साहब को मुखातब किया चीफ जस्टिस ने, तो समझ गए थे सब कि अब ये केस मुलतवी होने लगा है। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब आप वक्त मांग रहे थे तो कितना वक्त चाहिए? तो उन्होंने कहा जी मुझे 2 दिन चाहिए। बाकी वकला से भी उन्होंने पूछा तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मुशावरत कर ली है। तो 2 सीनियर जजेस से फिर उन्होंने ओपन कोर्ट में उस पर भी कंसेंट लिया कि जी आप मुशावरत से बेंच तश्कील देंगे। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो वे फॉरवर्ड निकल गया एक तरह का, तो हम इस केस को एडजर्न करते हैं, अटॉर्नी जनरल भी वापस आ जाएंगे। पहले 2 अक्टूबर की तारीख रखी गई, फिर 3 की हो गई और अब 3 अक्टूबर को इस केस की दोबारा समाअत होगी। फुल कोर्ट की बैठ के इस केस को सुनेगी और तब तक जो है बाकी स्टेटस को बरकरार रहेगा। लेकिन बेंच तश्कील पाएंगे चीफ जस्टिस काजी फायज अब समातें करेंगे। कल से उनकी स्मूथ समातों का आगाज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि सुप्रीम कोर्ट में आज की जो समात थी वो कितनी तवील थी, उसमें किन किन जो है वो एलिमेंट्स को देखा गया और उस पर बात हुई। और उसके बाद आज शाम को जो है वो समात खत्म हुई। 3 अक्टूबर की तारीख पड़ी है इस केस में। फर्दर जो भी अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।